हेलो एवरीवन, इस प्यारे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ सीटेट एग्ज़ाम में सीडीपी से कैसे क्वेश्चन ट्रेंड करता है। और यह जो जितने भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ आज, यह सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइज। और यह सीडीपी सब्जेक्ट का है। ईवीएस का मैं इससे पहले 3 वीडियो बनाया हूँ, इसी यूट्यूब चैनल पर है। अगर आप नहीं देखे हैं देखिए। तो विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। तो यह किशोरावस्था है। डी फॉर डेनमार्क इज राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन से है यहाँ पे, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब तो विकास पैर से सिर की दिशा में होता है, यही बात सही नहीं है, तो यह सही हो जाएगा। बाकी यह तीनों ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से है यहाँ पे लिखा हुआ, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? यह क्वेश्चन जो है पॉजिटिव पूछ रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव पूछ रहा है। और निगेटिव टैगवर्ड केवल निगेटिव टैगवर्ड होता है, यह आंसर नहीं होगा। केवल यहाँ देखिए केवल तीनों में है, ए बी और डी में, तो यह नहीं होगा। इसलिए सी फॉर चेन्नई राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे देखो, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, यही सी फॉर चेन्नई राइट जवाब। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं, ए फॉर अमेरिका इज राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस डे लिखा हुआ है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? सही है मतलब आप जानते हैं इन्फेंसी एज जो होता है वह से लेकर 280 दिन तक ले। और मिडिल चाइल्डहुड माध्यमिक बाल्यावस्था 26 साल दिया हुआ, यह गलत है, यह भी गलत है। बाकी आपका सी फॉर चेन्नई राइट जवाब। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक का जो बच्चा होता है वह होता है, समझे ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? तब बी फॉर बॉम्बे राइट जवाब होगा। क्या कि यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लेव वाइगोस्की का मानना था कि बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं, यह नहीं था। बच्चे बड़े की मदद में अपनी समझ खुद बनाते हैं, यही बी फॉर बॉम्बे राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे लिखा हुआ है, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में डैश जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दिया है। लेव वाइगोस्की से बात आएगा तो वह भाषा मनोविज्ञान का वैज्ञानिक, तो ये मनोविज्ञान है, तो भाषा से आपको राइट करिएगा। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रिलेटेड है लेव वाइगोस्की, तो आप भाषा में लगाइएगा। नेक्स्ट है, एक प्रतिभाशाली कक्षा में बच्चों का सीखना इनाम व सज़ा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। बच्चों को प्रभावशाली कक्षा में इनाम और सज़ा नहीं देना है। बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व अनम्य पाठचर्या अपनानी चाहिए, जी नहीं। ने सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन, लेकिन बार बार बच्चों को प्रयास नहीं कराना है गाइस, यह निगेटिव टैग वर्ड है, तो डी फॉर डेनमार्क राइट जवाब होगा। सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। अंतःवैयक्तिक क्या होता है? अंतःवैयक्तिक इंट्रापर्सनल गाइज। एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन के हाव भाव को जानता है, समझ रहे हैं ना। और इंट्रापर्सनल में अपने अंदर जो बात होता है उसको अच्छे से जानता है। नेक्स्ट भाषाई बुद्धि है, और यह जो जानते हैं, यह जो जितने भाषाई बुद्धि हो गया, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यह सब हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ दिस डे लिखा हुआ है क्या, शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? कक्षा में केवल देखिए केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना, यह जेंडर रूढ़िवादिता को जन्म देता है, तो केवल आ गया ना, तो यह राइट जवाब नहीं होगा। खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना, यह भी गलत बात है। केवल आज जहाँ आएगा, ज़रूरी नहीं है कि गुड़िया से लड़की ही खेलेगा, लड़का भी खेल सकता है। यह जो ऑप्शन नंबर ए और बी है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल, देखिए केवल
औरतों के संदर्भ में करना, केवल यह तीनों नेगेटिव टैग वर्ड है। बाकी डी फॉर डेनमार्क की राइट जवाब, सभी जेंडर में स्वायत्ता व सहानुभूति के गुण विकसित करना, यह राइट जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस डे लिखा हुआ है, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? तो ए लिखा हुआ व्यवहारवादी, बी सूचनावादी, सी है सामाजिक सांस्कृतिक हो जाएगा। ले वाई उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ दिस डे लिखा हुआ क्या कि कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है? मतलब निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा था, निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा। देखिए आप पहला क्वेश्चन पढ़िए, लिखा हुआ छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, यह सही बात है। छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमि की अनुरूप शिक्षा शास्त्र, यह सही बात है। ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, यह तीनों सही बात है। निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि की अनदेखा करना। देखिए इसमें अनदेखा करना निगेटिव टैग वर्ड है। निर्देश व मानक सेट, स्टैंडर्ड और ये सब इंस्ट्रक्शन बच्चों को नहीं देना है गाइस, तो डी फॉर डेनमार्क राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? मानकीकृत जो है निगेटिव टैग वर्ड है, तो मानकीकृत नहीं होगा। गुणात्मक भी नहीं होगा, रचनात्मक होगा, समझ रहे हैं ना। और व्यापक भी होगा, दोनों सही है। बाकी आपको वहाँ पे कोई भी अगर लगाते हैं तो आपको आंसर 1 नंबर मिलना ही मिलना है, तय है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, यह बिल्कुल समाधान है, मतलब शामिल है। योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथक्करण, देखो बच्चों को पृथक्करण नहीं करना है गाइस, बच्चों को सेपरेशन नहीं करना है। ये नहीं कि जो थोड़ा तेज बच्चा है उसको अलग पढ़ाना है, जो उससे हल्का लो है उसको अलग, ऐसा नहीं करना है। बच्चों की पहचान करना, बच्चों की पहचान कर उनका उपयुक्त नामीकरण, यह भी गलत बात है। पाठ्य पुस्तकीय अनुभवों व शिक्षा शास्त्रीय रणनीति में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी अगर आएगा शिक्षा शास्त्रीय में तो वो राइट जवाब हो जाएगा। तो 1 और 4 सही है, तो ए फॉर अमेरिका ही राइट जवाब। नेक्स्ट को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव होगा। पढ़िए पहले ऑप्शन, बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करना है, यह बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या नहीं करना चाहिए, तो यह सही है, यह भी सही है। अपने स्वयं के पूर्वाग्रह और रूढ़ियों पर चिंतन, यह सही है। व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में अपनाना, यह सही है। बाकी सी फॉर चेन्नई राइट जवाब हो जाएगा। मानकीकृत मूल्यांकन नहीं करना होता है गाइस, तो यह सही होगा। बाकी यह गलत है, तीनों सही है लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है निगेटिव, तो निगेटिव का भाई निगेटिव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यह क्वेश्चन असर्शन वाला दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट अभी कथन लिखा हुआ है, उसके बाद उसका रीजन लिखा हुआ है। तो पहला है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षाओं में अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो यह बात सही लिखा, अभी कथन जो असर्शन है सही लिखा हुआ है। अब तर्क देखना है, रीजन देखना है। पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थी को पढ़ने में कठिनाई होता है, देखिए यह भी सही बात है। चाइल्ड विथ डिसलेक्सिया हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग, यह बिल्कुल, तो देखिए ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए को, तो ए फॉर अमेरिका इज राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे लिखा हुआ है, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? हेडफोन, जो बच्चा दृष्टिबाधित है, मतलब उसको, मतलब नेत्रहीन है, समझ रहे हैं ना। तो चित्र पर आधारित वर्णित बच्चा को प्रॉब्लम है, मतलब वो देख नहीं सकता है, उसको आप अच्छा चित्र दिखाइएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो यह नहीं होगा। हेडफोन भी नहीं होगा। पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, आप जानते हैं ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुइस ब्रेल। और यह ब्रेल लिपि जो होता है 6 डॉट पे आधारित होता है गाइज, समझ रहे हैं ना। और यह डॉट जो होता है
पेज पे उभरा हुआ रहता है जिसको स्पर्श कर कर बच्चा पढ़ता है, तो सी फॉर चेन्नई राइट जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइपिकल इंडिकेटर्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्यूरियोसिटी है, इंडिपेंडेंस है, अडेप्टेबिलिटी है, हाई लेवल्स ऑफ कंजर्वेशन है, नीड टू रिपीटेड प्रैक्टिस है। लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से रचनात्मक के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं। जिज्ञासा, यह सही बात है, जिज्ञासा सही है, स्वतंत्रता भी सही है, अनुकूलनशीलता सही है, और उच्च स्तर की एकाग्रता सही है, राइट। अब 5वां में लिखा हुआ है बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। देखिए बच्चे को रिपीटेड प्रैक्टिस नहीं करवाना है, तो 1 2 3 4 सही होगा, तो सी फॉर चेन्नई राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे लिखा हुआ है, यह भी असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है। लिखा हुआ है क्या, प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, न कि बच्चों को। यह अभिकथन जो है असर्शन है, गलत है। कह रहा है कि प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछेगा, बच्चा नहीं पूछेगा, ऐसा यह गलत है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट है, इसका तर्क दिया हुआ, बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया है। बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया नहीं है गाइस, यह बच्चे निष्क्रिय होगा तो एजुकेशन सही नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए अभिकथन और तर्क दोनों गलत है, तो डी फॉर डेनमार्क इज राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी अभिकथन से है बहुत। देखिए लिखा हुआ है, शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार उचित व उपयुक्त पार प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पार का मतलब होता है क्या, इसी को कहीं पे लिखा रहेगा ढांचा, कहीं पे इसको सीधा से इंग्लिश में समझिए आप, स्कैफ फोल्डिंग इसको कहते हैं, समझ रहे हैं ना। स्कैफ फोल्डिंग इंग्लिश में इसका एक ही नाम है गाइस, पार का इंग्लिश में एक ही नाम है, और कहीं कहीं पे पार का जगह मचान रहता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको कठिनाई हो सकता है हिंदी में, तो आप स्कैफ फोल्डिंग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट तर्क इसका है, सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, तो ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ए फॉर अमेरिका इज राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे लिखा हुआ है क्या, 23 क्या है, 23 लिखा हुआ, शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षा में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए, तो बच्चों की कम योग्यता का प्रतिबिंबन, यह बिल्कुल गलत है। शिक्षकों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, गलत बात। माता पिता की कम योग्य, ये देखिए डी फॉर डेनमार्क राइट जवाब होगा। स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन, लिखा हुआ है क्या, शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना था। देखिए अगर बच्चे स्कूल में असफल है तो उसमें मतलब स्कूल में प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हैं ना कि माता पिता में, ना कि शिक्षकों में, ना कि बच्चे में, समझ रहे हैं ना। तो डी फॉर डेनमार्क राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे लिखा हुआ है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसे होता है। निष्क्रिय अधिगम, अगर निष्क्रिय रहेगा बच्चे, निष्क्रिय रहेगा टीचर, तो एजुकेशन सही नहीं मिल पाएगा, तो ए इज रॉन्ग जवाब। नेक्स्ट है, सक्रिय और व्यक्तिगत। सक्रिय और व्यक्तिगत नहीं होता है, सक्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक अधिगम होता है, समझ रहे हैं ना। तो सी फॉर चेन्नई राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर्स ऑफ इंटरमीडिएट गोल्स एंड देन फोकस ऑन सॉल्विंग ईच सब गोल। लिखा हुआ है, डैश में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो कार्यात्मक स्थिरता में नहीं, कलन विधि में नहीं, अनुक्रिया समुच्चय में इसमें नहीं, बट सी फॉर चेन्नई साधन लक्ष्य विश्लेषण में। नेक्स्ट आपका असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक ज़रूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। शिक्षकों के बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक ज़रूरतों की उपेक्षा नहीं करना है, समझ रहे ना, इग्नोर नहीं करना है गाइज, इग्नोर नहीं करना। तो ए तो रॉन्ग हो गया। और आर है, अकादमिक अधिगम बच्चों के संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता है, यह भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, डी फॉर डेनमार्क राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, लर्निंग शुड बी फैसिलिटेटेड बाय थ्रू मीनिंगफुल डिस्कवरी। अब अर्थपूर्ण खोज द्वारा यह सही है। बाकी क्वेश्चन देख लीजिए, विद्यार्थियों में
प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, भौतिक पुरस्कार देकर, नकारात्मक पुनर्बलन देकर। यह तीनों निगेटिव टैग वर्ड है, तो तीनों गलत है। बाकी ये फॉर अमेरिका राइट जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, स्वयं से ज्ञात होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल है? स्वयं से ज्ञात होने के बारे में जागरूकता किस प्रक्रिया में शामिल है? तो अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान का मतलब है सोच के बारे में सोचना गाइस, सोच के बारे में सोचना, अधिसंज्ञान। तो ए फॉर अमेरिका राइट जवाब। बाकी आपको देखते हैं 29 क्वेश्चन में लिखा हुआ, शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता डैश है और विद्यार्थियों को डैश तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षकों को मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता क्या है? इम्प्रूवल, मतलब इम्प्रूवल है। और विद्यार्थियों को मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, मतलब महारत उन्मुखी लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सी फॉर चेन्नई राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित होते हैं। या सजा, छात्र को सजा नहीं देना है, समझ रहे हैं ना, सजा से धमकी वगैरह ना देना है बच्चों को। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। तो बी फॉर बॉम्बे राइट जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा रहा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।